हेलो स्टूडेंट्स, जसवीर मेमोरियल के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपन ने अभी तक हेलो एल्केन बनाने की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन अपन किस प्रकार कर सकते हैं। आज अपन जो है क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अब देखिए, दो रिएक्शंस अपनी रह गई थी। वो रिएक्शन सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रिएक्शन थी होन्स-डीकर रिएक्शन। होन्स-डीकर रिएक्शन क्या है? होन्स-डीकर रिएक्शन में अपन सिल्वर जो साल्ट होता है उसके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। RCOOH में H की जगह अपन यहाँ पे Ag लेते हैं, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट जो होता है, इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं अपन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ में करवाते हैं? ब्रोमीन। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? यह रिएक्शन जो होती है वो CCl4 की प्रेजेंस में होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि सोलवेंट का काम करता है। जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, डीकार्बोक्सिलाइजेशन होता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है? बाहर। देखिए ध्यान से, यहाँ CO2 आपको दिख रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगी, इसी प्रोसेस को अपन हिंदी में तो बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलाइजेशन। और ब्रोमिनाइजेशन हो रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगी। देखिए ध्यान से, अपने को हेलो एल्केन बनाना है या एल्किल हैलाइड बनाना है तो हेलोजन तो जोड़ना पड़ेगा। तो एक हेलोजन है वो एल्किल के साथ यहाँ जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाती है? बाहर। और एक Ag के साथ Br प्रिसिपिटेशन के रूप में या अवक्षेप के रूप में क्या निकलता है? बाहर। देखिए क्या बनेगा, R के साथ में Br, ये आपका हेलो एल्केन बन गया। एल्किल के साथ में Br जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगी? बाहर, CO2। और AgBr है और टेस्ट ट्यूब पे अवक्षेप के रूप में क्या निकलता है? बाहर। प्रिसिपिटेशन के रूप में AgBr निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वातावरण में निकल जाती है यानी एनवायरनमेंट में, और जो है अपने को एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये कौन सी रिएक्शन है? आपकी होन्स-डीकर रिएक्शन। एक रिएक्शन और है, सेकेंड रिएक्शन जो बच गई थी अपनी, वो है फ्रॉम 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए, एमीन बनते कैसे हैं? एमीन होते क्या हैं? जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया पे या नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं। अमोनिया के साथ में यदि एल्किल समूह जोड़ते हैं तो एल्किल समूह जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? अपने को बाहर निकालना होगा। क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, RNH2। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलता है और एक एल्किल समूह क्या होता है? जुड़ जाता है। नाइट्रोजन के लोन पेयर ऐसे कैसे हैं? अच्छा, इसी प्रकार रिएक्शन आगे चलती रहती है। इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। इसको अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री क्यों कहा? क्योंकि रिएक्शन आगे भी होती है। देखिए, और एल्किल समूह अगर अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पे RNH हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। कितने डिग्री एमीन है? 2 डिग्री। इसी प्रकार से 3 एल्किल समूह जोड़ देंगे, 3 डिग्री एमीन। 4 जोड़ेंगे, 4 तक जोड़ सकते हैं। यह चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए, अपने को जो पढ़ना है वो केवल कितना पढ़ना है? यहाँ पे 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन की जो रिएक्शन है वो देखिए, RNH2, ये 1 डिग्री एमीन RNH और यहाँ पे H। इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं अपन वो होती है टिल्डेन रिएजेंट के साथ, या उसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला होता है N+OCl। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन जब होती है, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं इसको? टिल्डेन रिएजेंट। टिल्डेन रिएजेंट कहते हैं, या इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल और Cl के लिए क्या लिखोगे? क्लोराइड। तो ये टिल्डेन रिएजेंट होता है, या क्या होता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या रिएक्शन कैसे होती है? साफ साफ देख रही है, 1 डिग्री एमीन, ये जो है एल्किल समूह है, निकल जाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ में। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, दिख रहा है ये बॉन्ड ब्रेक होके, और H2O क्या निकलेगा? बाहर। तो देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे आपके, यहाँ पे सबसे पहले RCl, ये RCl बन गया, प्लस क्या निकलेगी बताइए? नाइट्रोजन गैस N2
प्लस H2। तो ये जो रिएक्शन है आपकी किससे हो रही है, आपकी 1 डिग्री एमीन। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, दो रिएक्शन जो अपनी शेष रह गई थी हेलो एल्केन बनने के लिए। एक तो है हुंस-डीकर रिएक्शन CCl4 की उपस्थिति में या CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमिनाइजेशन होता है और डीकार्बोक्सिलाइजेशन होता है, यानी विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकलना बाहर, और ब्रोमिनाइजेशन का मतलब ब्रोमीन का क्या होता है, जुड़ना। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाता है, एल्किन हैलाइड बन गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या निकल गई बाहर, और AgBr जो है वो अवक्षेप के रूप में क्या निकल जाता है बाहर। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन से कैसे रिएक्शन करते हैं, पहले तो अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार अपन इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं। अमोनिया की एल्किल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है, वो 1 डिग्री बनाता है। 2 हाइड्रोजन निकलकर 2 एल्किल जुड़ते हैं 2 डिग्री। 3 हाइड्रोजन निकलकर अगर 3 एल्किल समूह जुड़ते हैं तो कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। लास्ट में क्या होता है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर भी डोनेट हो जाते हैं और 4 डिग्री एल्किल अमोनियम साल्ट बनता है। तो वो अपन अमोनिया वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जो एमीन वाला पार्ट है अपना। यहाँ पे अपने को देखना है कि 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन की अपन किससे बिगड़ाते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। फॉर्मूला तो NaCl होता है, लेकिन इसको एडजस्ट ऐसे किया है ताकि आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट किस प्रकार बना हुआ है। देखिए RCl एल्किलाइड निकल रहा है, N2 निकल रहा है और क्या निकल रहा है, H2। तो ये जो है अपनी जो है बेसिक रही हुई रिएक्शंस थी। अब अपन पढ़ते हैं जो अपने टॉपिक का नाम लिख रखा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टेट, स्टेट मीन्स इनकी अवस्था क्या होती है, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फेज में, किस फेज में ये पाए जाते हैं। सेकेंड अपन ये पढ़ेंगे इनका कलर, क्या पढ़ोगे, कलर। थर्ड अपन पढ़ेंगे स्मेल, इनकी स्मेल कैसे होती है। फोर्थ जो है अपन पढ़ेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन से पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में क्या हो गया आपका, गलनांक, हिमांक जिसको अपन बोलते हैं गलनांक बोल सकते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, क्वथनांक। तो इसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। 5 नंबर जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो होगा सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी यानी किसमें ये विलय होते हैं और किसमें विलय नहीं होते। 6 नंबर जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। हालांकि इसकी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में कर ली है कि डाइपोल मोमेंट कौन से एल्किल हैलाइड का अधिक होता है। एक्सेप्शन केस यहाँ पे आते हैं कि एक्सेप्शन केस यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो क्लोरीन होता है वो डाइपोल मोमेंट अधिक दिखाता है बजाय फ्लोरीन के। देखिए ध्यान से, सबसे पहले स्टेट, स्टेट या अवस्था, जो आपके लोअर हेलो एल्केन होते हैं, लोअर हेलो एल्केन, कौन से हेलो एल्केन, लोअर हेलो एल्केन मींस CH3Cl C2H5Cl यानी 2 से 3 कार्बन तक के हेलो एल्केन, वो तो होते हैं गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होते हैं, गैसियस। इसके बाद लगभग 11 से 12 तक जो हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं एल्किल हैलाइड, वो होते हैं आपके लिक्विड फेज में। किसमें होते हैं, लिक्विड। और उससे जो हायर होते हैं वो होते हैं आपके सॉलिड फेज में। तो ये ध्यान रखना, कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसमें से, बस इतना ध्यान रखना है कि लोअर जो हेलो एल्केन होते हैं यानी 2 से 3 कार्बन श्रृंखला वाले, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद वाले जो होते हैं वो होते हैं या तो लिक्विड होते हैं या क्या होते हैं, उससे हायर अपन देखते हैं तो वो सॉलिड फेज में होते हैं। और अपन बात करें कि जैसे हेलो एरिन की बात करें तो हेलो एरिन का फॉर्मूला आपको पता है कि बेंजीन तो होता ही, तो C6H5। इसकी बात करें तो कार्बन की चेन देखिए यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 6। तो लोअर तो बोल नहीं सकते, तो या तो ये लिक्विड फेज में होते हैं या ये होते हैं आपके सॉलिड फेज में। तो ध्यान रखना कि हेलो एल्केन के जो लोअर होते हैं यानी 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, वो सारे के सारे जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो 10 से 11 कार्बन तक वो किस में होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं। और हायर जो होते हैं वो किस फेज में होते हैं, आपके सॉलिड फेज में होते हैं। और यहाँ पे ये जो स्पष्ट है आपकी कम से कम 6 कार्बन होते हैं आपके हेलो एरिन में, तो लोअर तो है नहीं, तो या तो लिक्विड फेज में होंगे या किस फेज में होंगे, सॉलिड फेज में। तो ये एक अपना पूरा हुआ है स्टेट। अगला देखते हैं कलर। कलर में भी सेम चीज है, जो आपके लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, लोअर हेलो एल्केन्स
वो जो होते हैं आपके, या इसको समझने के लिए ऐसे देख लीजिए कि ऐसे याद रहेगा कि ऑल जितने भी आपके हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन अगर प्योर फॉर्म में है, प्योर सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है तो वो कलरलेस होते हैं। ऐसे देख लीजिए, कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता। किंतु आयोडीन और ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन है, किस किस का सॉल्यूशन है, ब्रोमीन और आयोडीन का सॉल्यूशन लाइट की प्रेजेंस में जो होते हैं ये रंगीन या कलरफुल दिखाई देते हैं। तो कलर में से ये क्वेश्चंस कुछ नहीं आते, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है कि हेलो एल्केन्स के प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी वो एक्साइटेड नहीं होनी चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में तो एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होंगे तो वो क्या दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं। जबकि इनका प्योर यानी शुद्ध अवस्था में जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, रंगहीन। अब अपन बात करते हैं स्मेल। स्मेल में यहां पे बात करते हैं कि जो लोअर आपके होते हैं, लोअर मतलब नीचे वाले 2 या 3 कार्बन तक के, उनकी स्वीट स्मेल होती है। उनकी कैसी स्मेल होती है, स्वीट। और जो अगर आप बाद में बात करते हैं कि जो इससे हायर हेलो एल्केन होते हैं उनकी कोई स्मेल नहीं होती। तो यहाँ पे जो लोअर होते हैं उनकी स्वीट होती है। ये जो 3 है ये परीक्षा की दृष्टि से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखने हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो चीज है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तीनों चीजें जो है परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन 3 चीजों को एकदम सरल तरीके से आपको देखना है और इनको बहुत ढंग से समझना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे, यानी आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जैसे बढ़ेगा इनका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देख लें कि, या फिर एक चीज और पढ़ो इसमें कि जो पेरेंट चेन होते हैं, पेरेंट चेन, जैसे मैं बात कर लूं इसी में अपन देख लें, इसका एग्जांपल दूं, जैसे CH4 है, ठीक है, एक है आपका CH3F। तो देखना ये CH4 है, इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो मॉलिक्यूलर जो है मास क्या होगा, कम होगा। जबकि इसमें CH3F है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसके साथ में एक क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ वो CH3F, CH3Cl, CH3I, CH3Br ले लो इसको, CH3Br और CH3I। आपको ये पता है ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट है। अगर अपन ऊपर से नीचे चलते हैं, अगर अपन किधर से किधर चलते हैं, ऊपर से नीचे, तो इनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, आपका बढ़ता जाता है। और बढ़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, बताओ, आयोडीन का। इसलिए बाकी तो सेम देखो, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन भी सब में 3-3 है, तो सबसे ज्यादा जो है मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, बताइए। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है आपका आयोडीन का। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने के कारण क्या होगा, बताइए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH3I का, और सबसे कम किसका होगा, CH3F का। तो बताने वाली क्या बात थी, 2 चीजें देखिए, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पर करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। दूसरी चीज बड़ी है अपन ने, अच्छा एक चीज देख सकते हैं अपन कि इनकी पेरेंट चेन कौन है, यानी जनक कौन है इनका, CH3F का हाइड्रोकार्बन है, यानी इनकी पेरेंट चेन से, यानी इनकी जनक चेन से इनका क्वथनांक हमेशा ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही क्या होगा, अधिक। क्यों होगा, क्योंकि यहां जैसे ही फ्लोरीन जुड़ेगा, फ्लोरीन जुड़ते ही मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका अधिक होगा। मेल्टिंग पॉइंट की अपन बात करते हैं, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल की फिटिंग पे, कितनी अच्छी तरीके से क्रिस्टल की फिटिंग हुई है। जितनी अच्छी तरीके से क्रिस्टल की फिटिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसके लिए अपन देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए एग्जांपल परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे Cl है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। सभी जानते हैं अपन ने क्या लिखा है, ऑर्थो, मेटा और पेरा। तो अपन यहाँ पे देख रहे थे कि ये तो है आपका पेरा, ये क्या है आपका मेटा, और ये क्या है ऑर्थो। अब देखिए
पैरा पोजीशन पे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये एक निश्चित सिमेट्री में है। मान लीजिए ये आपकी कोई ब्रिक है, ईंट जिसको अपन बोलते हैं, ये कोई ब्रिक है, ये एक दूसरे से तभी तो अच्छी तरीके से अटैच होंगी जब इनमें कोई भी बीच में मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड बिल्कुल आसानी से एक दूसरे में जो है अच्छी फिटिंग रखते हैं, इसलिए जो है इसकी सिमेट्री अच्छी होने के कारण, क्या अच्छी होने का हिंदी में अपन बोलते हैं सममिति अच्छी होने के कारण या सिमेट्री अच्छी होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे याद रखना, सबसे ज्यादा तो पैरा का होता है, नेक्स्ट जो होता है वो ऑर्थो का, और सबसे कम किसका होता है, आपका मेटा का। ये बात किसकी हुई, आपकी मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात हुई, मेल्टिंग पॉइंट की। अब जो है एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए क्या ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपन देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। किसके रिवर्सली होता है ये, प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है वैसे वैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। रीजन ये है, जो स्ट्रेट ब्रांच होती है, सीधी ब्रांच होती है, उसमें इंटरमोलिक्यूलर जो होते हैं बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अपन ये ले लें, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ हो, Cl। एक तो ये एग्जाम्पल है, एक स्ट्रेट चेन है, इसकी जगह सेम मोलिकुलर वेट वाला, मोलिकुलर वेट सेम रहेगा। दूसरा जो है मैं ये लिख सकता हूं, तीसरा CH3 CH3 CH3, ये क्या हो गया, Cl। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है अपने, बॉइलिंग पॉइंट है रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ब्रांचिंग, यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम। रीजन क्या है, एक तो रीजन है इसका सरफेस एरिया, देखिए कितना है, इतना बड़ा है, इसका छोटा हो गया, इसका क्या हो गया, और छोटा हो गया। सरफेस एरिया जितना छोटा होता है उसमें बॉन्डिंग उतनी ही क्या होती है, कमजोर, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, स्ट्रेट चेन का। ये ध्यान रखना, यानी जिसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ये ब्रांच निकली हुई है, इसमें दोनों और ब्रांच निकली हुई है, दिख रहा है सब आपको, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अनब्रांच्ड चेन का। तो ये ध्यान रखना कि ब्रांचिंग जितनी अधिक होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, कम। तो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है अभी, कि अपन ने बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी एक अच्छी सममिति पे, यानी एक अच्छी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि क्रिस्टल की पैकिंग कितनी अच्छी है। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के, यानी ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। अब अपन बात करते हैं किसकी, सोल्यूबिलिटी। किसकी बात करते हैं, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता। क्या है, विलेयता। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में कि एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में कम विलय होते हैं, यानी H2O में कम विलय होते हैं, इनकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो बहुत कम पाई जाती है, किसमें, जल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो एल्किल हैलाइड है ये आपके जल, जो हाइड्रोजन होते हैं जल, यही होता है जल। आपको पता है कि यहाँ पे ये पोलर बॉन्ड होता है, जिसके कारण यहाँ पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली क्या आता है, पॉजिटिव। पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आता है, H प्लस और OH माइनस। देखिए अपन ने क्या पढ़ रखा है कि एक जैसे विलयन की प्रकृति वाले विलयन जो होते हैं, विलायक और विलय आपस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन ये चीज यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही कि जैसे ये पोलर है प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है, ये आयोनिक है प्लस और माइनस, आसानी से घुलने चाहिए एक दूसरे में, किंतु ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए ध्यान से, क्योंकि जो H2O है, H2O उसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार होती है, ये पैकिंग होती है। इसमें यहाँ ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है, आपने पढ़ रखा है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इतनी पावर जो होती है पार्शियली पॉजिटिव एवं पार्शियली नेगेटिव पोलर सब्सटेंस में नहीं होती। कैसे नहीं होती, कि ये अगर आयोनिक बॉन्ड होता, कि ये आयोनिक होता,
पूरी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो इसमें इतनी पावर होती कि इस बॉन्ड को आसानी से क्या कर सके, ब्रेक कर सके। लेकिन देखिए ध्यान से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, फिर इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यानी पूरी तरीके से इनकी तरह पोलर नहीं है। इनको अपन बोलते हैं सेमी पोलर बोल दो, या यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इनकी एनर्जी इतनी अधिक नहीं होती कि ये H2O के अंदर उपस्थित इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे और उनमें आसानी से मिल जाए। तो ये बिल्कुल अच्छा सवाल बनता है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो पानी में कम विलय होते हैं, और पानी में कम विलय होने का कारण क्या है कि एल्किल हैलाइड में जो है इनकी इतनी अधिक ध्रुवीय प्रकृति नहीं होती, या इनका पावर इतना अधिक नहीं होता कि H2O के इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो ये अपन ने पढ़ा सोल्यूबिलिटी। लास्ट में डायपोल मोमेंट आपको पढ़ाया था, अगर नहीं देखा तो मेरा पिछला वीडियो देखना, उसमें अपन ने डायपोल मोमेंट को पूरी तरीके से डिस्कस किया है। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने से आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने से क्या बढ़ता है, आवेश। यानी यहां अगर फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ठीक है, तो यहां फ्लोरीन अगर होगा तो पार्शियली जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो हाई चार्ज आएंगे, यानी उनके जो Q की मात्रा है वो क्या आएगी आपकी, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी अधिक होगी वो आवेश की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, उतनी ही अधिक। तो इसके हिसाब से डायपोल मूवमेंट भी सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए आपका, CH3F में, CH3Cl, CH3Br, और सबसे कम किस में होना चाहिए, CH3I। किंतु ये क्रम सही नहीं है। पिछले वीडियो में अपन ने बताया था, क्यों, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू डी इंटू, यहां पे अपन बात करते हैं डिस्टेंस की, Q इंटू डी लिख लो, एक ही बात है, Q इंटू डी। Q यहाँ पे जनरेट होने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा है, और यहाँ D क्या है, इनकी डिस्टेंस। तो इस फैक्टर में डायपोल मोमेंट में, किसमें, इस डायपोल मोमेंट में देखिए म्यू जो है डायपोल मोमेंट है, Q है वो जनरेट होने वाला चार्ज है, D है इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस। अब एक चीज देखिए, पीरियोडिक टेबल में अपन ने देखा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन को जो अपन स्टडी करते हैं तो इन दोनों एलिमेंट को बहुत ध्यान से देखना होता है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और क्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होती है। यही कारण होता है कि यहाँ पे ये आवेश जो है Q जो है आपका डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे डिपेंड क्या करती है, डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, ये एक आपका एक्सेप्शन केस भी है कि CH3Cl है उसका ये CH3Br और सेम है, लास्ट में क्या आएगा, CH3I। और याद रखने के लिए ऐसे रख लेना कि यहाँ पे Q जो है उसका तो जो है डिपेंड केवल किन्हीं पे होता है, Br और आयोडीन पे, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलती है, डिस्टेंस को। यानी डिस्टेंस ज्यादा जो दूरी है किसकी होती है, कार्बन और क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की दूरी क्या होती है, कम, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की एंथैल्पी भी इसको क्या होती है, अधिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर पाएगा, रिपल्शन कम होता है। तो ये अपन ने आज 6 चीजें पढ़ी है, किसमें पढ़ी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में। रिवाइज कीजिए। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने क्या देखा है, देखिए स्टेट देखी है। स्टेट में अपन ने क्या देखा है कि जो लोअर होते हैं वो लोअर आपके हाइड्रोकार्बन ये हेलो एल्केन होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं आपके गैसियस फॉर्म में, उसके बाद में लिक्विड और सॉलिड। फिर अपन कलर देखा कि लगभग सारे कलरलेस होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन और आयोडीन है वो कलर देते हैं। तीसरा अपन ने पढ़ा स्मेल जो है, ये सभी अपन लोअर की बात करें तो 1 या 2 कार्बन वाले जो एलो एल्केन होते हैं उनकी कुछ न कुछ स्वीट स्मेल होती है और बाकी कोई स्मेल नहीं होती। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तीनों। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट केवल जो है एक अच्छी पैकिंग पर डिपेंड करता है, यानी पैरा की पैकिंग अच्छी होती है, उसके बाद ऑर्थो और मेटा। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास जिसका जितना अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। आगे अपन ने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट होता है रिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपका ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपका कम होता है। आगे देखिए अपन ने पढ़ा था सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी से एक अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में कम विलय होते हैं। क्यों होते हैं, इनकी पोलैरिटी पावर इतनी अधिक नहीं होती कि H2O में प्रेजेंस इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या कर दे, तोड़ दे।
लास्ट अपन ने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट। एक्सेप्शन केस है, याद रखना CH3Cl है वो हायर देन किससे होता है, CH3F। तो ये अपन ने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अपन डिस्कशन करेंगे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, जो अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये एल्किल हैलाइड है वो कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाते हैं, वो कौन कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे, देखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हिंदी वाले में लिख के लिखा दूंगा आपको, हिंदी वालों को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन विस्थापन, रिएक्शन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। 2 नंबर जो है रिएक्शन वो होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हिंदी में बोलते हैं विलोपन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन विद मेटल्स होती है, रिएक्शन विद किसके साथ, धातुओं के साथ में अभिक्रिया। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। 4 नंबर जो है वो जो रिएक्शन देंगी वो रिडक्शन रिएक्शन, यानी जितनी भी अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन। तो बेसिकली जो आपका हेलो एल्केन है वो 4 प्रकार के रिएक्शन दिखाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है रिएक्शन विद मेटल यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया, और लास्ट में है अपचयन अभिक्रिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। आज जो अपन पढ़ेंगे वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही, यानी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। किसके ओर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव। नाभिक से स्नेह करता है, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नाभिक से क्या करता है, स्नेह, यानी उसकी ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, विस्थापन, यानी विस्थापन करेगा ये रिएक्शन। अपन पढ़ेंगे, देखो फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे कोई भी एल्किल हैलाइड लिया RX, इसकी अपन एक बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूं किस प्रकार रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है तो इसके खुद के ऊपर चार्ज क्या होगा बताइए, नेगेटिव। जनरल सी बात है। ये जो रिएक्शन होती है आपको पता है कि ये जो है स्लाइटली पॉजिटिव या पार्शियली बोल सकते हो, और ये पार्शियली क्या होते हैं, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक किसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है, आपको पता है माइनस है तो पॉजिटिव के पास जुड़ने का प्रयास करेगा। और हेलोजन है वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या निकाल देती है बाहर। क्या बनता है यहाँ पे, RNU बनता है, हेलोजन क्या निकल जाता है बाहर। तो ये बेसिक से एक रिएक्शन है। ये बेसिक रिएक्शन आपको मैं बताई है कि किस प्रकार नाभिक स्नेही है वो हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करता है, यानी नाभिक स्नेही जुड़ता है और हेलोजन को क्या निकाल देता है बाहर। ये जो रिएक्शन है, अब इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा है। 2 भागों में ये रिएक्शन बन सकती है। एक तो होती है वेरी इंपॉर्टेंट है SN1, ध्यान से देखना भी, SN1। यहाँ पे S जो है वो आया है नाम सब्स्टिट्यूशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन विस्थापन के लिए। N जो नाम आया है वो आया है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ये एक जो लिख रखा है ऊपर SN1 जो लिख रखा है, एक का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर मीन्स यहाँ पे रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 होती है। यूनि का मतलब 1 होता है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। तो ये SN1 को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है कि SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और कौन सी होती है, यूनिमोलिक्यूलर। बोलते ऐसे हैं एक हिंदी में एकाणुक, यूनिमोलर को एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में आप लिख सकते हो एकाणुक, यानी एक अणु भाग लेता है रिएक्शन में, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दिख तो आपको 2 रहे हैं, देखो ऊपर कि 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन अभी अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये है SN1। अब SN1 जो रिएक्शन होती है उसके अपन कुछ की पॉइंट पढ़ेंगे कि SN1 जो रिएक्शन होती है उससे की पॉइंट क्या है। सबसे पहला जो की पॉइंट है इसका फर्स्ट, कि जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यह SN1 रिएक्शन देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय। 2 चीजें अपन पढ़ेंगे। तो प्रकाशिक सक्रिय के लिए मैं बताऊं कि जो सूर्य से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, प्लेन पोलर लाइट, प्लेनर पोलर लाइट,
उसको ये जो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, या तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं सूर्य से आने वाले लाइट को, या किधर घुमा देते हैं, एंटी क्लॉक। देखो मैं समझाता हूं आपको कि ये सनलाइट आती है, ये जिसको अपन बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ये किसी कंपाउंड से होकर गुजारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से होकर गुजारे, यदि ये इसकी दिशा को, डायरेक्शन को क्लॉकवाइज घुमा दे, या डायरेक्शन को किधर घुमा सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या करते हैं, वापस समझ लीजिए, इसको बोलते हैं अपन प्लेनर, प्लेनर बोलते हैं, प्लेनर पोलर लाइट, पोलर लाइट, और हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ऐसे कंपाउंड जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर या किधर, बाईं ओर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं। इनमें प्रकाशिक सक्रियता होती है, ये आने वाले प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर मोड़ सकते हैं। अच्छा, ये कौन से कंपाउंड में पाई जाती है, यह होती है किरेल कंपाउंड में। किसमें होती है, कायरल बोल दो, किरेल, कायरल बोल सकते हो, किरेल कंपाउंड में ये जो होती है ऑप्टिकली एक्टिविटी पाई जाती है। कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, ध्यान से देखिए कि कायरल कंपाउंड वे होते हैं जिसमें कार्बन से जुड़ी हुई सभी वैलेंसी अलग हो। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन से जुड़ा हुआ क्या हो, हाइड्रोजन, या फिर अपन देख लें CH3, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक बॉन्ड बना रहा हूँ, पता है, ये तो अपने को दिखाई नहीं देता, जिसको वेज और डेश बोलते हैं, डेश बोलते हैं, ये क्या है, वेज। 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है C2H5, और यहाँ पे क्या जुड़ा होना चाहिए, कोई भी Cl। देखना, कार्बन की सभी वैलेंसी अलग है, इधर हाइड्रोजन है, इधर आपका मेथिल है, इधर एथिल है, इधर क्या है, क्लोरीन। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। SN1 के लिए तो फर्स्ट चीज है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होनी चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की विशेषता क्या होती है, वो क्या होनी चाहिए, कायरल। कायरल मींस कार्बन से जुड़ी हुई सभी संयोजकता क्या होनी चाहिए, अलग अलग। हाइड्रोजन CH3, C2H5, इधर क्या होना चाहिए आपका Cl। इनको अपन बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल की परिभाषा और भी है, अपन आगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि क्या है कि कार्बन से जुड़े हुए सभी जो कंपाउंड होने चाहिए, सभी वैलेंसी क्या होनी चाहिए आपकी, अलग अलग। अब देखिए आगे, ये बात होगी मेन दो चीज। तीसरी जो चीज है, इनकी की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ SN1, किसे की पॉइंट बता रहा हूँ, SN1 के। पहले ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। दूसरी, यह रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। खाली की पॉइंट बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में दोनों स्टेप अपन देखेंगे। थर्ड जो है, ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है इसके दौरान कार्बोकेटाइन बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मीन्स क्या होता है बताइए, कार्बोधनायन। हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बोधनायन। रिएक्शन के दौरान कार्बोधनायन बनते हैं। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव आपने ले लिया। ये जो SN1 जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं। और चौथा जो है, लास्ट जो होता है, इसमें रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये क्या है भाई, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। रेसेमिक मिक्सचर क्या है, देखिए ये जो है आपका दाईं ओर और बाईं ओर घुमाता है, ठीक है। अपने बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं वो किधर घुमाते हैं, या तो जो दाईं ओर समतल ध्रुवित प्रकाश को, या किधर घुमाते हैं, बाईं ओर। तो ये 4 की पॉइंट थे। अब मैकेनिज्म में चारों को डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए या कायरल होना चाहिए। दूसरा, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर। सबको एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आपको सिर्फ की पॉइंट बताए हैं याद रखने के लिए। अब ध्यान से देखिए, अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस प्रकार रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन शुरू होती है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन। इसमें होती है पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन। ये पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, पोलर का मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय। प्रोटिक का मतलब इसमें प्रोटॉन होता है, यानी दोनों गुण होने चाहिए, ध्रुवीय भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रोटॉन। तो देखिए H2 जो है वो इस प्रकार का एग्जाम्पल है जिसमें H प्लस OH माइनस, यानी पोलर जो होती है, नेचर होती है, इसके साथ में इसके पास में प्रोटॉन भी उपस्थित होता है। तो ये जो आपको 5 चीजें याद रखनी है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में SN1 रिएक्शंस होती है जिनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, कि कायरल होना चाहिए। कायरल में कार्बन से जुड़ी हुई जो चारों संयोजकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग। अब देखते हैं दूसरी, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है,
कार्बोकेटाइन बनता है, लास्ट प्रोडक्ट रेसिविक मिक्सचर बनता है, अपन यहाँ पे देखेंगे रेसिविक मिक्सचर क्या होता है, और लास्ट में जो अपन देखने हैं पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखिए ध्यान से पांचों चीजें राइट डाउन कर लीजिए, पांचों चीजें। आगे अपन देखते हैं, देखो कि रिएक्शन होती किस प्रकार है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन अपन यहाँ पढ़ेंगे। ये परीक्षा में ऐसे कैसे पूछ जाती है, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपने को ऑप्टिकली एक्टिव लेना है, तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पे H ले लीजिए और यहाँ पे जैसे CH3 और यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे क्या है Cl। क्यों लिया है, कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग। ठीक है, ये जो रिएक्शन शुरू होती है तो किसमें शुरू होती है, लिखा है पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन। किसमें शुरू होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन, यानी पोलर का मतलब ध्रुवीय प्रोटोनिक विलयन, ध्रुवीय प्रोटोनिक विलयन यानी H2 में रिएक्शन शुरू होती है। जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है तो पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन H2 है वो क्या करता है, आपको पता है कार्बन और हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन इसकी हेल्प करता है कि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनों को लेके क्या निकल जाए बाहर। अगर ये जो है इलेक्ट्रॉनों को पूरे के पूरे बॉन्ड के लेके निकलेंगे तो निकलते ही देखना क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्लोरीन पे तो माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन में चार्ज क्या आएगा बताइए, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना इसके साथ में, प्लस चार्ज आते ही क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। लिखा था अपन ने कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से देखिए, अभी जो ये है वो इस प्रकार है, देखिए ये कार्बन है, इधर HCH3 हो गया, और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है Cl, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Cl। जैसे ही ये Cl जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है, इसकी जो है डायनेमिक्स ऐसे हो जाती है। ठीक है, इसकी डायनेमिक्स कैसे हो जाती है, ऐसे, यानी बिल्कुल ये खुल जाता है एकदम से। यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक तो जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना है। जैसे ही Cl निकलता है, Cl निकलते ही ये एक्सपेंड हो जाता है, विस्तार हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि Cl जैसे निकलता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन के साथ में ये H, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, और यहाँ क्या है बताइए C2H5। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है कार्बोकेटाइन की। अच्छा मुझे बताओ, डोनेट कर दिया, चार्ज क्या हो गया बताइए, प्लस का। कौन सा चार्ज हो गया, प्लस का। समझिए इसे कि ये इस प्रकार है, ध्यान से समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, जैसे Cl जो है पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन के दौरान बाहर निकला, बाहर निकलते ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, खुल के एक्सपेंड कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर आती है। क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये चीज हुई फर्स्ट स्टेप में। कौन से स्टेप में होती है ये, इसका आप लिख लेना यहाँ साइड में, ये कौन सा स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, आपको हिंदी में लिखना हो तो ध्रुवीय प्रोटोनिक विलयन में या पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन में जो होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कारक धनायन का निर्माण होता है। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ कारक धनायन जो बनता है, ये कारक धनायन बन गया आपका, ये H है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ क्या है आपका C2H5। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर जुड़ने के लिए कौन आता है बताइए, न्यूक्लियोफिलिक। कौन आता है, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, आपका आसानी से जुड़ सकते हैं। अब ये इस प्रकार था आपका, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर से भी न्यूक्लियोफिलिक माइनस वाला अटैक कर सकता है, इधर से भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। ध्यान से देखिए, तो प्लेन पे अपने कागज कैसे बनाएंगे भाई, ये दिख तो ऐसे रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड होता है H, ये CH3 C2H5, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव मूविंग जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता रहता है। तो मुझे बताओ, नेगेटिव वाला इधर से भी अटैक कर सकता है और नेगेटिव वाला पीछे से भी अटैक कर सकता है। लेकिन प्लेन पे अपन इसको ऐसे दिखाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक इधर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफिलिक इधर से भी अटैक कर सकता है। अब देखिए, अगर ऐसे है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक इधर से अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, वापस बॉन्ड बन जाएगा ना। तो ये ऐसे है, न्यूक्लियोफिलिक इधर से आके जुड़ेगा तो इस तरीके से वापस सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर से न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा तो इस तरीके से सिकुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कैसे होगी रिएक्शन देखना, न्यूक्लियोफिलिक की दोनों तरफ से, इधर से जुड़ सकता है, इधर से भी। अगर इधर से जुड़ता है तो क्या बनता है देखना, दो स्थितियां हो सकती हैं, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, और ये क्या बन गया C2H5, और इधर क्या जुड़ गया आपका न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक इधर से जुड़ेगा, अगर इधर से जुड़ेगा तो इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक इस साइड जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका CH3, और ये क्या हो गया बताइए C2H5। मुझे बताओ
कि दोनों के इधर जो है आपका मान लीजिए ये दाईं ओर थे, ठीक है, ये किधर है आपके बाईं ओर, दोनों का जो है आपका एक तो क्लॉकवाइज जो होता है रोटेशन होता है, एक जो रोटेशन कौन सा होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। और जितना रोटेशन, क्योंकि समान मात्रा में बन रहे हैं दोनों, जितना रोटेशन दाईं ओर होता है उतना ही रोटेशन जो है कंपाउंड का किधर होता है बाईं ओर। जितना रोटेशन दाईं ओर होगा सेम कंपाउंड है जो है किधर हो जाएगा बाईं ओर। तो ये जो है, अच्छा इसकी जो सेम स्ट्रक्चर वाला जो बनता है, ये सेम स्ट्रक्चर वाला बनाएगा, देखना ये इधर है और इधर Cl जुड़ा हुआ है, इसकी जगह न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया, इसको तो बोलते हैं रिटेंशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिटेंशन। और जो उल्टा हो गया कंपाउंड, यानी ये जो है जितने जितने बॉन्ड है वो इस साइड चले गए, न्यूक्लियोफिलिक पीछे से जुड़ गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे अब देखना ध्यान से, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, वापिस समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप में पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में क्या बनता है कार्बोनाइन। सेकेंड में कार्बोनाइन में दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, दोनों तरफ से अटैक होता है, सेम अगर बनता है न्यूक्लियोफिलिक जगह ऐड है या क्लोरीन की जगह, उसको रिटेंशन बोलते हैं, अपोजिट सेम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं इन्वर्जन। अब देखिए होता क्या है कि ये भी 50% बनता है, ये भी कितना बनता है 50%, और दोनों का जो मिक्सचर है एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल, रोटेशन को क्या कर देता है कैंसिल, एक दूसरे को, वे जितना दाईं ओर घूमेगा उतना ही ये किधर घूम जाएगा बाईं ओर। इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी इंग्लिश में अपन बोलते हैं कि जितना ये दाईं ओर घूमेगा, ठीक है, उतना ही ये मॉलिक्यूल किधर घूम जाएगा बाईं ओर। तो दोनों का जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, जैसे ये आपका कोई ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से आपका संतुलित प्रकाश जा रहा था, SN1 रिएक्शन हुई, SN1 रिएक्शन के दौरान क्या हुआ कि ऐसा का ऐसा बाहर निकल गया, न तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और न ही किधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन के दौरान कौन सी रिएक्शन हुई SN1, और SN1 के दौरान ये जो है दोनों 50-50% बने, इन्वर्जन भी हुआ, क्या हुआ रिटेंशन, यानी जितना दाईं ओर घुमाने का प्रयास किया रोटेशन उतना ही किधर घुमा दिया बाईं ओर, दोनों का रोटेशन आपस में क्या हो गया कैंसिल। और कैंसिल रोटेशन को अपन इन दोनों का जो मिश्रण बनता है 50% इन्वर्जन और रिटेंशन का जो आपका प्रोडक्ट मिक्सचर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो ये चीज है आपकी। तो कौन कौन से की पॉइंट अपन ने लिखे थे, सबसे पहले देखो पोलर क्या क्या लिखा था अपन ने कि ये जो रिएक्शन होती है कि किसकी प्रेजेंस में होती है पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन, कार्बोकेटाइन बनता है, दो चीज क्लियर। तीसरी चीज अपन ने ये बताया था रेशिमिक मिक्सचर बनता है, यानी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों का 50-50% भाग मिलकर क्या बनाता है रेशिमिक मिश्रण। परीक्षा में आज रेशिमिक मिश्रण क्या होता है तो SN1 रिएक्शन के दौरान इस प्रकार का त्रिविम प्रभाव होता है, इस प्रकार का 3D इफेक्ट होता है कि जो होता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बोकेटाइन के दोनों ओर से जुड़ सकता है, जिससे जो होते हैं आपके 50% इन्वर्जन वाले होते हैं, 50% कौन से होते हैं रिटेंशन वाले। तो इनका जो है 50-50% मिलकर रेशिमिक मिश्रण का निर्माण करता है या रेशिमिक मिक्सचर का निर्माण करता है। तो ये जो रिएक्शन थी आपकी SN1। अब इसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ये दो स्टेप में मैंने बता दी, फर्स्ट स्टेप होता है, ये कौन सा स्टेप होता है सेकंड स्टेप। इसमें एनर्जी रिटेंशन होता है, दोनों का 50-50% भाग मिलकर, ये दोनों मिलकर रेशिमिक मिक्सचर होते हैं। लिख लेना कॉपी में कि इन्वर्जन और रिटेंशन मिलकर रेशिमिक मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या बन रहा है कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोधनाइन बन रहा है। अगर कार्बोधनाइन बन रहा है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, यानी कौन से मॉलिक्यूल आसानी से रिएक्शन करेंगे। आपको पता है कि ये कार्बोकेटाइन मान लीजिए ये CH3C CH3 ये CH3 और ये प्लस है CH3 CH3H पॉजिटिव CH3 CH यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है, और एक केवल CH3 पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी 8 कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा तो जिसके पास में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला उतना ही क्या होता है स्थायी। पढ़ रखा है आपने, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है 3 डिग्री, फिर कौन सा होता है 2 डिग्री, फिर कौन सा होता है 1 डिग्री, ये चीज। तो इनका जो है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या होता है 1 डिग्री। ये ध्यान रखना, SN1 जो रिएक्शन होती है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। लास्ट एक चीज अपन को पढ़नी है, अपन ने इसको लिखा था, ये नाम यूनिमोलिक्यूलर लिखा था, यूनिमोलिक्यूलर, यानी इसको SN1 क्यों कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 क्यों कहते हैं इसको। देखिए आपने एक रूल पढ़ रखा है कि किसी भी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है यानी वेलोसिटी होता है r, रेट से दर्शा सकते हैं r, उसके क्रिया कारकों के जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, क्रियाकारक मान लीजिए एक क्रियाकारक था आपका, उसकी आपकी कंसंट्रेट के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जांपल दे दूं मैं आपको, कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो इसके लिए वेग लिखेंगे ना अपन, यानी रेट लिखेंगे, तो रेट प्रोपोर्शनल किसके होती है, रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं आसमानुपाती, अपन क्या लिखते हैं, ए के कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के ए। तो यहाँ पे देखना, अच्छा ये हमेशा रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप के लिए देखा जाता है, किसके लिए देखा जाता है, रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, ध्यान से देखना, केवल एक ही मॉलिक्यूल काम आ रहा है क्या, देखना ये CH3 मॉलिक्यूल पूरा एक ही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर। SN1 क्यों कहते हैं वो समझाया है कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के प्रथम पद पर निर्भर करता है, कौन से स्टेप पर डिपेंड करता है, प्रथम पद पर। कैसे लिखते हैं, रेट प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। यहाँ पे प्रथम पद क्या है, इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल अपन ने लिया है, देखो, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक तो बाद में जुड़ रहा है आपका नाभिक से नहीं, तो एक ही लिया है, इसलिए अपन इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर। अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है, आपका एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, केवल किस पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। तो ये थी आपकी कौन सी रिएक्शन, SN1, इसको ढंग से अपन आप नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है, अब अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, और उसमें SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है।